द पीसीएस स्टडीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग कंप्यूटर्स एंड आईटी को डिस्कस करेंगे। एज की एग्ज़ाम डेट आ चुका है और हम लोगों को अब फास्टली सारा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने द पीसीएस स्टडीज़ एक यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम लोग पूरे 17 बीपीएससी मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं यूट्यूब पे, और उसके रिस्पेक्टिव नोट्स को टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसको कैसे पढ़ना है और कैसे एनालाइज करना है ये हमने देख लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमने डेटा इंटरप्रिटेशन का सारा नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिया है टेलीग्राम चैनल पे। साथ ही साथ एस्से राइटिंग का 2 इम्पॉर्टेंट वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इसके साथ मैंने पॉलिटी कंप्लीट करा दिया है, उसके बाद इकोनॉमी, ज्योग्राफी और आज साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर हमारा मेनली बचेगा हिस्ट्री, जो हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं। और कल एक मास्टर वीडियो आएगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटेजी कि 60 डेज़ में हम लोग 17 बीपीएससी की तैयारी कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंप्लीट कर लिया है। ऐसे राइटिंग का 2 वीडियो अपलोड हो चुका है और भी वीडियोस आएंगे। मैं चैनल को आज अपडेट कर दूंगा, जिससे सारा कंटेंट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। आइए हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का लास्ट टॉपिक हमारा जो कंप्यूटर्स एंड आईटी है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है इसमें है कंप्यूटर्स, एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस एंड स्टोर्स द डेटा। अ कंप्यूटर कन्वर्ट्स द डेटा इनटू डिजायर्ड यूजेबल फॉर्म कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। तो इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि जो रॉ मटेरियल होता है, जो कि क्रूड फॉर्म में होता है, उसे हम लोग डेटा कहते हैं। और जब डेटा को डिजायर्ड यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और यही जो प्रोसेस किया जाता है वो प्रोसेस कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, यानी कि एक ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर। अब जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप का जनरेशन होता है। फ्रेंड्स, जनरली कंप्यूटर से रिलेटेड में क्वेश्चंस जो आते हैं वो टेक्नोलॉजी से आते हैं, ना कि जनरेशन से। तो हम लोग इसे थोड़ा ओवरव्यू टाइप से देखेंगे, बहुत डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे। जैसे फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से 56 तक था, जिसमें हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे और इसमें मैग्नेटिक ड्रम्स में हम लोग डेटा को स्टोर करते थे। सेकंड जनरेशन जो आया वो 1956 से 63 में आया, जिसमें हम लोग ट्रांजिस्टर्स का यूज़ करते थे। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और जो फिफ्थ जनरेशन जो आ रहा है या चल रहा है अभी, उसे हम लोग एआई वाला जनरेशन कहते हैं। तो ये जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर थे जो बेसिस, और इसका डिवीजन जो होता है वो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होता है। जैसे पहला वाला वैक्यूम ट्यूब्स पे, दूसरा वाला ट्रांजिस्टर्स पे, और तीसरा से जो अभी चल रहा है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं डेटा प्रोसेसिंग। इट इज़ अ मेथड दैट इज़ यूज टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस। और यही प्रोसेस जो होता है वो कंप्यूटर का है। द कन्वर्जन एंड प्रोसेसिंग इज कैरिड आउट यूजिंग अ प्री डिफाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस बाय यूजिंग कंप्यूटर्स। यानी कि प्री डिफाइंड एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कंप्यूटर को, जिसके अकॉर्डिंग डेटा को हम लोग प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एक पूरा स्कूल का अगर रिकॉर्ड स्टोर्ड है किसी कंप्यूटर में, तो हम लोग उससे बहुत सारा अपने यूज़ के हिसाब से डिमांड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। जैसे स्कूल का पूरा जो डेटा है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि रॉ डेटा। और अगर हमें चाहिए क्लास 6 का ही सिर्फ डेटा, तो हम लोग उससे डिमांड कर सकते हैं एक कमांड्स डाल के, जिसे हम लोग प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसके द्वारा कमांड से हम लोग क्लास 6 का डेटा मांग सकते हैं, या फिर हम लोग मांग सकते हैं कि हर क्लास में जो रोल नंबर 1 है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाए। तो ये सारा जो हो गया मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, जो हम लोग एक सेट ऑफ कमांड्स डाल के यूज़ करते हैं, उसे हम लोग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और जो पूरा डेटा है होलिस्टिक वे में, उसे हम लोग रॉ डेटा या फिर डेटा कहते हैं। द प्रोसेस्ड डेटा कैन बी ऑब्टेन्ड इन वेरियस फॉर्म्स लाइक इमेज, ग्राफ, टेबल, चार्ट। ये सब अगर आप लोग MS ऑफिस, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ये सब आप लोग अगर यूज़ किया या देखा है तो आप लोग को ये सब बहुत अच्छे से पता होगा। स्टेप्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग: कलेक्शन किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और फिर प्रेजेंट किया जाता है, और उससे फिर एक कंक्लूजन निकाला जाता है। यानी कि डेटा को कलेक्ट किया जाता है, जैसे सेंसस का डेटा हुआ, उसके बाद उसको स्टोर किया जाता है, उसके बाद फिर डिजायर्ड फॉर्म में सॉर्टिंग किया जाता है, उसके बाद फिर जैसा जिसका ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग करके फिर हम लोग एनालाइज करते हैं, और उसके बाद एनालाइज करने के बाद जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे डेटा प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एग्जाम में हम लोग डेटा को प्रेजेंट करते हैं और फाइनली उसका कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं। अब कंप्यूटर्स या डेटा का एप्लीकेशन क्या है? वर्चुअली इम्पॉसिबल टू इमेजिन एनी एरिया अनटच्ड बाय द डेटा प्रोसेसिंग। यानी अब कुछ भी दुनिया में ऐसा जनरली नहीं बचा है जिसमें बिना डेटा प्रोसेसिंग के काम हो जाए। द डेटा इज़ द न्यू फ्यूल। यानी कि डेटा को आजकल नया फ्यूल कहा जा रहा है, क्योंकि आजकल सारा कुछ डेटा से ही होता है, और इसी कारण से बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आया है। रेफर्स टू द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। बिग डेटा से आप लोग मीनिंग ही समझ जाएंगे कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इन टूडेज वर्ल्ड
Where data is the new fuel, big data can be assumed as a system that acquires data as a crude fuel and makes usable fuel out of it. यानी कि अगर हम लोग डेटा को बिग डेटा बोलें तो जैसे वेदर का डेटा हो गया, या फिर ट्रैफिक पैटर्न ऑफ अ सिटी, ऐसा कुछ डेटा हो गया, या फिर पूरे इंडिया का जो सेंसस का डेटा हो गया, या इलेक्शन कमीशन का वोटर्स का जो डेटा हो गया, वो सब हम लोग बोल सकते हैं कि काइंड ऑफ बिग डेटा है। और इससे जो हम लोग मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हैं उसे हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन या डिज़ायर्ड आउटपुट। और जो बिग डेटा है उसमें 6 V काम करता है, यानी कि उसे हम लोग डिफाइन करते हैं 6 V के पैरामीटर्स में। जैसे पहला V है वॉल्यूम ऑफ डेटा, दूसरा वैरायटी ऑफ डेटा, तीसरा वेलोसिटी ऑफ डेटा यानी प्रोसेसिंग स्पीड, जैसे सुपर कंप्यूटर्स से या क्वांटम कंप्यूटर्स जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उससे। उसी तरह से वेरासिटी ऑफ डेटा यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ डेटा की ऑथेंटिक है या नहीं। वैल्यू ऑफ डेटा की जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं डेटा उसका क्या वर्थ है, अगर कोई वर्थ ही नहीं है तो फिर हम लोग उसे यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबिलिटी ऑफ डेटा की डेटा जो है वो किस किस फॉर्म में यूज़ हो सकता है और कैसे उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा, तो एप्लीकेशन ऑफ बिग डेटा बहुत जगह पे एप्लीकेशन इसका, जैसे सेंसस का ही डेटा है तो हम लोग बहुत जगह उसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। ट्रैफिक का डेटा, वेदर का डेटा है, ऐसा बहुत सारा जो डेटा है उसका डाइवर्स एप्लीकेशन होता है। जैसे गवर्नेंस में यूज़ होता है, स्मार्ट सिटीज़ में, डिजिटल इंडिया में, जियो टैगिंग करने के लिए, बिजनेसेस में यूज़ होता है। ये सब हम लोग देख सकते हैं। एग्रीकल्चर में जैसे बिग डेटा का यूज़ है, वेदर रिपोर्ट्स का एनालाइज करने के लिए, सॉइल को, क्लाइमेट को, सीड को, ये सब के लिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं पैटर्न को समझने के लिए, कि जैसे ट्रैफिक को अगर कंट्रोल करना है तो हम लोग 1 साल का उस सिटी का ट्रैफिक पैटर्न को अगर हम लोग डिटेक्ट करें तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा कि किस किस सीज़न में किस किस टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, कम ट्रैफिक रहता है, तो उस हिसाब से उसे मैनेज किया जा सकता है। सोशल सर्विस कर सकते हैं हम लोग, बैंकिंग के डेटा को स्टोर कर सकते हैं। सिक्योरिटी एंड पुलिस एजेंसी इस पे काम करती है। जैसे पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल जो है डेटा है पुलिस का, उसे एकीकृत किया जा रहा है या फिर यूनिफाई किया जा रहा है, और इसका काम इंटरपोल या इंडिया में CBI देखती है, जिससे कि क्या होगा कि कोई भी क्रिमिनल है उसे नेशनल या इंटरनेशनल स्टेटस या फिर उसे ट्रेस किया जा सकता है। तो ऐसा भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। इकोनॉमी में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज़ यूज़ करते हैं। इसके लिए हमारे पास एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन नाम का एक मिनिस्ट्री भी है हमारे पास डेडिकेटेड, जो स्टैटिस्टिकल काम करती है। उसके पास बहुत सारा बिग डेटा का एप्लीकेशंस होता है। टैक्स कलेक्शन में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब है। फिर बिग डेटा का हेल्थ, यहाँ पे आप अगर बिग डेटा की जगह सिर्फ डेटा भी कर दें तो उसका भी सेम एप्लीकेशन होगा। जैसे हेल्थ केयर में कोविड से रिलेटेड डेटा जो है, जो कि एक न्यूज़ अभी आया था कि टेलीग्राम में वो अपलोडेड था कोविड से रिलेटेड डेटा जो वैक्सीनेशन वाला है, और टेलीग्राम से वो फिर लीक हो गया था 2022 में। तो ये सब भी बहुत सारा इश्यूज़ है। अभी हम लोग आगे जब इश्यूज़ देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे इश्यूज़ है, जैसे कि जो डेटा है उसका जब हम लोग जैसे एप्लीकेशन देख रहे हैं हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, ह्यूमन लाइफ में, बिजनेस में, गवर्नमेंट में, तो वैसे ही इसका मिसयूज़ भी है या फिर डिसएडवांटेज भी है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं आइए चैलेंजेस क्या है डेटा का या फिर बिग डेटा का। पहला तो है टेक्निकल चैलेंज। टेक्निकल चैलेंज का मतलब हो गया कि पीपल के पास नो हाउ कम है। जैसे हम और आप जो हैं वो टेक सेवी हैं या फिर हम लोगों को टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, तो हम लोग डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई गाँव में कोई आदमी है जिसके इतना ज़्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, तो फिर उसके लिए इसे यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। साथ ही साथ जो इंटरनेट का कनेक्टिविटी है, लैंडलाइन या ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है, उसके बाद फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, टावर्स या सिग्नल्स हैं, मोबाइल का रीचेबिलिटी है, ये सब कम है। ये सब हो गया टेक्निकल चैलेंजेस। एथिकल चैलेंज ऐसे हो गया कि डेटा ब्रीच का इशू है, हैकिंग का इशू है, डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का इशू है। ये सब जो हो गया वो एथिकल चैलेंजेस हो गया। टेक्निकल चैलेंज हमने बता दिया। साथ ही इसमें एक और चैलेंज आ जाता है, जैसे कि स्टोरेज एंड कंप्यूटेशनल चैलेंज, कि स्टोर करके रखना भी डेटा को एक इशू है, क्योंकि अगर हम स्टोर करके रखते हैं तो लीक या ब्रीच होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। कंप्यूटेशन का एक चैलेंज आता है कि कंप्यूटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी यूज़ होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि बिटकॉइन माइनिंग जो होती है, तो बिटकॉइन माइनिंग में बहुत सारे कंप्यूटेशंस करने पड़ते हैं, और उसके कारण बिटकॉइन माइनिंग जो है वो बहुत कॉस्टली अफेयर माना जाता है एनर्जी कंजम्पशन के टर्म्स में। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है डेटा सेंटर्स बनाने के लिए। एथिकल चैलेंज हमने ऑलरेडी देख लिया कि प्राइवेसी का इशू आता है, उसके बाद लीकेज का इशू आता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमने कंप्यूटर, आज हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले तो कंप्यूटर्स देखा, व्हाट इज़ कंप्यूटर, फिर हमने डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का डिफरेंस देखा। उसके बाद जैसे ही हमने डेटा पढ़ा तो फिर हमने पढ़ा कि बिग डेटा क्या होता है। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन ऑफ डेटा या बिग डेटा देखा। उसके बाद हम लोगों ने चैलेंजेस देखा कि डेटा या बिग डेटा के इस्तेमाल में क्या क्या चैलेंजेस हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर जो है वो पेटा फ्लॉप में काम करता है। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा, पेटा फ्लॉप यानी कि 10 to the power 15 बाइट्स।
10⁻15 बाइट्स को हम लोग एक पेटा फ्लॉप कहते हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसी तरह से अब हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर क्या होता है। तो मेजरमेंट यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग जो होता है वो फ्लॉप में होता है। यानी फ्लॉप का अगर हम लोग फुल फॉर्म बोले तो फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। और ये जो है पेटा फ्लॉप यानी 10⁻15 बाइट्स में काम करता है कंप्यूटर्स। प्रोसेसिंग स्पीड ग्रेटर देन 500 मेगा फ्लॉप इज कंसिडर्ड एज सुपर कंप्यूटर। एक क्राइटेरिया है कि सुपर कंप्यूटर हम किसे कहेंगे, तो 500 मेगा फ्लॉप से ज़्यादा अगर प्रोसेसिंग स्पीड है किसी कंप्यूटर का तो हम उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। सुपर कंप्यूटर होता क्या है, तो लार्ज सिस्टम स्पेसिफिकली डिजाइन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स प्रॉब्लम्स यूजफुल फॉर स्पेसिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस एंड हैंडल वेरी लार्ज डेटाबेस और टू और ग्रेट अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशंस। मतलब ये कि एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस या हैंडल करने के लिए एक बड़ा सा कंप्यूटर बनाया जाता है। मेनली बड़ा इन द सेंस इसमें होता है प्रोसेसिंग स्पीड और स्टोरेज, दो ही चीज़ को हम लोग अपग्रेड करते हैं। जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर होता है और सुपर कंप्यूटर में बस यही दो चीज़ का डिफरेंस होता है कि उसके पास प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और स्टोरेज बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो कॉम्प्लेक्स डेटा को भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकता है। तो यही है सुपर कंप्यूटर। मोस्ट सुपर कंप्यूटर आर एक्चुअली मल्टीपल कंप्यूटर्स दैट परफॉर्म पैरेलल प्रोसेसिंग। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो मैंने फर्स्ट डे ही बताया था, तो मुझे ये सब समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ी परेशानी है तो आप ये नोट्स टेलीग्राम से डाउनलोड करके अच्छे से ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे इतना ज़्यादा एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन मे भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछना आजकल श्योर टाइप से रहता है। क्योंकि आजकल जो टाइम चल रहा है वो आईटी और एआई वाला टाइम चल रहा है आजकल, तो मे भी क्वेश्चन पूछा जा सके। हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग देख लेते हैं। तो पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल प्रोसेसर है, प्रोसेसर 1 2 3 4 इस तरह से मल्टीपल प्रोसेसर हैं और ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े होते हैं। जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ वायर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में एनसीईआरटी में, तो ये पैरेलली कनेक्ट होते हैं ये प्रोसेसर्स, और इन प्रोसेसर्स में इनपुट और आउटपुट के लाइंस कनेक्टेड होते हैं और ये एक साथ सारे कंप्यूटेशंस कर सकते हैं ये प्रोसेसर। इसे ही हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं सिंपल भाषा में। अब आइए हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर। तो पहला जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था वो 1957 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा बनाया गया था, और को बनाने वाली जो कंपनी थी उसका नाम था सेमोर क्रे। इस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग देखते हैं सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो लेट 1980s में इंडिया में सुपर कंप्यूटर्स को स्टार्ट किया गया था, और सबसे पहले सीडैक ने कंप्यूटर बनाया था सुपर कंप्यूटर इंडिया में, और उसका नाम था परम 8000। सीडैक का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ये पुणे में स्थित है, पूना, PUNE, पुणे, इंग्लिश में पुणे या पूना जो है महाराष्ट्र में, उसमें ये सीडैक सेंटर फॉर डेवलपिंग एडवांस कंप्यूटिंग जो है वो स्थित है। और ये एक गवर्नमेंट बेस्ड इंस्टीट्यूशन है जिसने परम 8000 नाम का सुपर कंप्यूटर सबसे पहले इंडिया में बनाया था। अब हम लोग देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है। हमने देख लिया वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर हमने देख लिया, इंडिया का सुपर कंप्यूटर हमने देख लिया, सीडैक हमने जान लिया क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो 2015 में स्टार्ट किया गया था। इसका जो आपको मेन याद रखना है 2-3 चीज़, जैसे कि 2015 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है तो मतलब ये कि गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और दूसरा हम लोगों को याद रखना है 77, यानी कि 70 सुपर कंप्यूटर्स हमें बनाने हैं, और 7 यानी कि 7 सालों में हमें बनाने हैं। 70 सुपर कंप्यूटर 7 सालों में बनाने हैं। 2015 में ये स्टार्ट हुआ, यानी कि 2022 तक ये चलेगा। इसका फीचर क्या है कि इम्प्रूव नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स बाय इंडिया, यानी कि नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इंडिया में बनाने की बात थी, यानी कि 70 बनाना था हमें 7 सालों में। इट विल बी अ नेटवर्क ऑफ नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। एक नेशनल नॉलेज नेटवर्क नाम का कुछ बनेगा जिसमें नेटवर्क रहेगा सारे सुपर कंप्यूटर्स का। इट इज़ प्लान टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ 20,000 स्किल्ड पर्सन ओवर द नेक्स्ट 5 years इन द फील्ड ऑफ सुपर कंप्यूटर। यानी 2015 से 2020 के बीच हम लोग 20,000 स्किल्ड पर्सनस को तैयार करेंगे जो कि सुपर कंप्यूटर्स के पास उनके पास नॉलेज होगा और वो उसे ऑपरेट कर सकेंगे। ये एक बूस्ट करेगा डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को। और इसके द्वारा जो पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था परम शिवाय, जो 2019 में बनाया गया था, और ये IIT BHU वाराणसी के द्वारा बनाया गया था। सेकंड सुपर कंप्यूटर जो इसके द्वारा बनाया गया उसका नाम था IIT खड़गपुर के लिए बनाया गया। तीसरा बनाया गया परम ब्रह्मा। इस तरह से बहुत सारे कंप्यूटर्स इसके द्वारा बनाए गए। टोटल टारगेट था 70, जो कि हालांकि अचीव नहीं हुआ, बट बहुत सारे कंप्यूटर्स इसमें बनाए गए। जो हमारा सबसे अभी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है
उसका नाम है परम सिद्धि। ये 63 रैंक में है वर्ल्ड का परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। ये इसका एप्लीकेशन क्या होगा, तो जो बिग डेटा का एप्लीकेशन है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन, वही सारा इसका भी एप्लीकेशन हो जाएगा। जैसे क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए, एरोस्पेस के लिए, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के लिए, उसी तरह से एटॉमिक एनर्जी के लिए, सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए, सिस्मिक एनालिसिस के लिए, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, बिग डेटा एनालिसिस के लिए, फाइनेंस के लिए, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। अब चैलेंजेस क्या है सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए? पहला चैलेंज तो ये है कि इंडिया सॉफ्टवेयर में बहुत आगे है, लीडिंग एक कंट्री है इंडिया सॉफ्टवेयर मेकिंग में, लेकिन इंडिया के पास हार्डवेयर मेकिंग का टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी कि हम लोग सेमीकंडक्टर, डेटा प्रोसेसर्स, उसके बाद फिर हार्ड डिस्क, ये सारा मॉनिटर, ये सारा चीज़ जो है हम लोग इंपोर्ट पे डिपेंडेंट, हेविली डिपेंडेंट है इंडिया। यानी कि हम लोग सॉफ्टवेयर तो बना लेते हैं पर हार्डवेयर बनाने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास नहीं है। उसी तरह से इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल एजेंसी, यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो बहुत सारे एजेंसीज के द्वारा मिलकर किया जा रहा था। जैसे मेती यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सीडैक पुणे, आईआईएससी बेंगलोर, इन 4 एजेंसी के द्वारा मिलकर ये बनाया जा रहा था नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो जहाँ 4-5 लोग मिलते हैं तो वहाँ डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है। इस कारण से इसमें इशू आ रहा है इसको पूरा कंप्लीट कर पाने में, बहुत सारा डिले हो रहा है। फंडिंग प्रोसेस, क्योंकि इंडिया में फंडिंग इशू तो रहता ही है, तो इस कारण से फंडिंग डिले आ रहा है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। इस कारण से सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है वो बहुत स्लो चल रहा है। वर्ल्ड का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है वो है जापान का, जिसका नाम है फुगाकू, और एक यूएसए का भी है, उसका मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, पर एक यूएसए का भी है। तो हमने जो सुपर कंप्यूटर्स पढ़ा तो उसका हम लोग रिकैप कर लेते हैं या कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हमें अगर सुपर कंप्यूटर के बारे में लिखने आए तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर। जो हमने देखा हिस्ट्री ऑफ सुपर कंप्यूटर, यानी कि जो सीडैक के द्वारा बनाया गया था 1988 में, परम 8000, वो नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है तो 77 है। 70 सुपर कंप्यूटर्स बनाने हमें 7 साल में, 2015 से ये स्टार्ट हुआ, 2022 में ख़त्म होगा। 4 एजेंसीज के द्वारा इसे बनाया जा रहा है, जिसमें है सीडैक पुणे, आईआईएससी बेंगलुरु, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेटी यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसी तरह से एप्लीकेशन सुपर कंप्यूटर्स का क्या होगा हमने देख लिया, चैलेंजेस जो होगा वो हमने देख लिया, वर्ल्ड के सुपर कंप्यूटर्स हमने देख लिया। तो ये अगर सुपर कंप्यूटर से पूछा जाएगा तो ये सब हमें लिखना है। अब हम लोगों को देखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइबर सिक्योरिटी। साइबर क्राइम ये क्या होता है? एनी ऑफेंस कमिटेड अगेंस्ट इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टू हार्म द रेपुटेशन और कॉज इकोनॉमिक, नेचुरल, मेंटल, फिजिकल डैमेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैन बी डिफाइंड एज साइबर क्राइम। तो ये एक टेक्निकल डेफिनेशन हो गया साइबर क्राइम का। इसे आप याद रखिएगा, अगर नहीं याद होता तो आप अपने वर्ड्स में भी इसे एग्जाम में लिख सकते हैं। साइबर क्राइम इज अ क्राइम दैट इन्वॉल्व्स कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स, यानी कि ऐसे क्राइम्स जो कंप्यूटर और नेटवर्क्स के इस्तेमाल से कमिट किए जाएं उसे हम साइबर क्राइम बोलते हैं। ये एक सिंपल डेफिनेशन है। टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, तो इसे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं, क्योंकि आप लोग सबको पता है व्हाट इज़ हैकिंग। एक्ट कमिटेड बाई एन इंट्रूडर बाई एक्सेसिंग द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट परमिशन, इसे हम लोग हैकिंग कहते हैं। अब हैकिंग जो होता है वो 3 तरह का होता है, ब्लैक हैट, ग्रे हैट और वाइट हैट। ब्लैक हैट जो होता है वो क्राइम के लिए यूज़ होता है, वाइट हैट जो होता है वो एथिकल हैकिंग यानी गवर्नमेंट इसे यूज़ करती है, और ग्रे हैट जो होता है वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, जिसे हम लोग फ्रीलांसिंग भी कहते हैं। फ्रीलांसिंग जो हैकिंग होता है उसे, ये हो गया हैकिंग। उसके बाद हो गया वायरस। तो वायरस हम लोग जानते ही हैं कि इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मिसयूज़। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वायरस का फुल फॉर्म है ये, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, ये हो गया वायरस का फुल फॉर्म। द कंप्यूटर प्रोग्राम्स अटैक एंड इन्फेक्ट सिस्टम और फाइल्स, इसे हम लोग वायरस कहते हैं। मॉलवेयर जो होता है वो होता है कलेक्टिव हार्म्स फॉर द नंबर ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ये मालवेयर होता है। उसी तरह स्पाईवेयर होता है जो स्पाई करने का काम आता है। ट्रोजन्स जो होता है वो हाइड करने का काम करता है, कि अपने आप को हाइड कर लेता है और उसके बाद फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो अटैक करता है। रैंसमवेयर, ये रैंसम के लिए काम करता है। उसके बाद फिशिंग होता है, ये होता है कि गैदरिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव ईमेल, कॉल, ये सब का यूज़ करता है। जैसे स्मीशिंग होता है एसएमएस के द्वारा, फिशिंग होता है ईमेल के द्वारा, वॉइस कॉल के द्वारा विशिंग होता है, इस तरह का कुछ विशिंग ये सब होता है, जिसमें क्या किया जाता है कि वाइटल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लिया जाता है कॉल, मैसेज या एसएमएस, ईमेल के द्वारा। उसी तरह से ईमेल बॉम्बिंग या स्पैमिंग होता है। ईमेल बॉम्बिंग या स्पैमिंग हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि किसी भी कंपनी के द्वारा या स्पैम के द्वारा लगातार ईमेल या फिर कॉल या मैसेज जो किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं ईमेल बॉम्बिंग या स्पैमिंग। उसी तरह से हम लोग देखते हैं साइबर स्टेकिंग, अ पर्सन इज परसुएडेड और फॉलोड, स्टेक्ड ऑनलाइन,
ये बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रहा है। साइबर स्टेकिंग डज नॉट फिजिकली फॉलो हिज प्रे, रैदर इट डज इट्स वर्चुअली बाय फॉलोइंग हिज हर ऑनलाइन एक्टिविटीज़। कोई पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन की ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को ट्रेस कर रहा है या रिकॉर्ड कर रहा है और उसके द्वारा उसे थ्रेटन करता है या ब्लैकमेल करता है, तो उसे हम लोग साइबर स्टेकिंग करते हैं। इसमें क्या होता है, हरासिंग देयर विक्टिम बाय ईमेल्स, चैट रूम्स, डिस्कशन फोरम्स एंड ब्लॉग्स, इसे हम लोग कहते हैं। स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन के अगेंस्ट ये होता है। वेब जैकिंग, वेब जैकिंग का मतलब होता है हैकर्स टेक कंट्रोल ऑफ द वेबसाइट fraudulently, he may change the content of the original site or even redirect the user to another fake site। इसे हम लोग कहते हैं वेब जैकिंग, यानी कि एक ऑथेंटिक या फिर जो ओरिजिनल वेबसाइट है या फिर रिसोर्स है उससे दूसरे जगह शिफ्ट कर देना किसी पर्सन को अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वेब जैकिंग। डेटा डिडलिंग, यानी कि ये बिजली विभाग वाला इशू है, यानी कि जो बिजली विभाग का जो एरर होता है कि डेटा में जो एरर हो जाता है 3,000 की जगह 30 लाख का जो बिजली बिल आ जाता है, उस टाइप का जो इशू होता है डेटा में, उसे ही हम लोग डेटा डिडलिंग कहते हैं। अनऑथोराइज्ड अल्टरिंग ऑफ डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग, इनकोडिंग एंड ट्रांसमिटिंग ऑफ द डेटा, वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में इंडिया में ये कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसे ही हम लोग डेटा डिडलिंग कहते हैं। थेफ्ट एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ये हम लोग पढ़ते हैं कि जो इम्पर्सनेट कर लिया जाता है एटीएम कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। इस्लामी स्लाइसिंग अटैक, इसका मतलब होता है क्रिमिनल स्टील मनी और रिसोर्सेज बिट एट अ टाइम, यानी एक बार में पूरा स्टील ना करना, थोड़ा थोड़ा चंक्स में स्टील करना जिससे कि पता ना चल पाए प्रे को। उसी तरह से सॉफ्टवेयर पायरेसी, ये हम लोग जानते हैं, जो हम लोग पायरेटेड विंडोज़ या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो हम लोग चलाते हैं पायरेटेड वाला, या फिर पायरेटेड ऐप्स जो हम लोग मॉडेड वर्जन यूज़ करते हैं, तो वही है सॉफ्टवेयर पायरेसी। उसी तरह हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सोशल मीडिया एंड साइबर क्राइम। तो सोशल मीडिया के द्वारा कौन कौन सा साइबर क्राइम किया जाता है, तो स्टेकिंग एंड साइबर बुलिंग, हैकिंग, सेलिंग और बाइंग ऑफ इलीगल थिंग्स, या इसे हम लोग कहते हैं नार्कोटिक ट्रेड्स, या फिर जो आर्म्स ट्रेड होता है इलीगल, जैसे कि अभी रूस यूक्रेन वॉर में जो हो रहा है, उसी तरह से हमास वाला जो वॉर हो रहा है उसमें जो इलीगल ट्रेड्स होता है, या फिर ओपियम ट्रेड जो होता है, ये सब में इसका इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन फ्रेंडशिप, वेकेशन थेफ्ट या फिर ऑनलाइन थ्रेट जो होता है, ये सब। डार्क वेब और डीप वेब जो होता है, तो डार्क वेब जो होता है रेफर्स टू इनक्रिप्टेड नेटवर्क। डार्कनेट का मतलब हम लोग जानते हैं कि इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है, यानी कि अगर हम लोग जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जब हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें हमें एक अलग पोर्टल पे वो रीडायरेक्ट कर देता है बैंकिंग के, और वो बैंकिंग पोर्टल में फिर हम लोग OTP जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर पैसा का ट्रांजैक्शन करते हैं, तो वही होता है इनक्रिप्टेड नेटवर्क होता है, नॉट इंडेक्स्ड बाय सर्च इंजन। यानी कि अगर हम लोग गूगल याहू पे अगर वो उस पोर्टल का जो हम लोग को रीडायरेक्ट किया जाता है पैसा का ट्रांजैक्शन के टाइम पे ऑनलाइन, तो उसे अगर हम लोग गूगल याहू पे सर्च करें तो वो नहीं मिलने वाला है, वो एक इनक्रिप्टेड होता है और वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड होता है। इट इज़ अ लेयर दैट इंटरनेट विच इज़ ओनली एक्सेसिबल बाय स्पेशल सॉफ्टवेयर, जैसे द ओनियन राउटिंग या I2P, यानी इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। डार्क वेब या डीप वेब का जो ये डायग्राम है, ये विजन वाला डायग्राम है, विजन IS का जो मैगजीन होता है उसमें, कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जो ऊपर होता है वो होता है नॉर्मल जो वेब होता है वो, यानी कि जैसे कि गूगल, याहू या फिर विकीपीडिया, इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन होता है, कॉलेज का जो इन्फॉर्मेशन होता है जनरली, वो सब कॉमन जो इन्फॉर्मेशन होता है वो होता है सरफेस वेब। डीप वेब का मतलब होता है कि जिसमें इंक्रिप्शन किया गया है, जैसे बैंकिंग डेटा, मेडिकल डेटा, आधार का डेटा, प्राइवेट डेटा जो होता है वो सब होता है डीप वेब में। और डार्क वेब जो होता है इसमें द ओशन या फिर ओनियन रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, और ये जो है ये फिर इलीगल ट्रेड्स में काम करता है। यही उसका एक्सप्लेनेशन है। सरफेस वेब या विजिबल वेब जो ओनली 4 से 5% होता है इंटरनेट का। डीप वेब जैसे बैंकिंग वाला डेटा हो गया, आधार का डेटा हो गया, मेडिकल डेटा हो गया, गवर्नमेंट का डेटा हो गया, ये सब डीप वेब में आता है। और डार्क वेब में जनरली इंक्रिप्टेड होता है, और ये फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। एडवांटेज क्या होता है डार्कनेट या डीप वेब का, टू अवॉइड एक्सट्रीम सेंसरशिप, जैसे कि गवर्नमेंट ने अगर सेंसरशिप लगा दिया है तो उसके अगेंस्ट जो काम होता है वो डार्कनेट या डीप वेब में किया जाता है। जैसे कि हम लोग इसका ले सकते हैं कि जो सीक्रेट सर्विसेज था, या फिर जो इंडिपेंडेंस से पहले क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे जो अगर अंडरग्राउंड सर्विसेज हो रहा था, तो वो जैसे फिजिकल एक्टिविटी था, तो उसे ही अगर ऑनलाइन किया जाए वो सब चीज़ों को, तो वो हम लोग डीप वेब या डार्क वेब में रख सकते हैं। उसी तरह से यूज़फुल फॉर विसल ब्लोअर या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इलीगल होता है, क्रिमिनल्स इसका यूज़ करते हैं, ड्रग डीलिंग या ट्रैफिकिंग होता है,
ये सब चीज़ होता है, वुमेन और चिल्ड्रन के सेफ्टी के अगेंस्ट रहता है। साइबर टेररिज्म होता है, इससे फाइनेंशियल फ्रॉड्स किया जाता है, हैकिंग किया जाता है, बिजनेस को रिस्क पहुंचाया जाता है। ब्राउजिंग इन द डार्कनेट कैन बी डेंजरस एज इट मे बी इलीगल एंड हार्म सिस्टम सिक्योरिटी, और इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब क्या है कि लॉज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, हमने अभी रिकैप में अब हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि व्हाट इज़ डेटा और इन्फॉर्मेशन, उसके बाद हम लोगों ने देखा कंप्यूटर, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डेटा से हम लोग बिग डेटा में कैसे ट्रांजिट किए, फिर हमने बिग डेटा का फीचर्स देखा, उसके बाद फिर हमने एडवांटेज देखा, एप्लीकेशन देखा, फिर हमने देखा डिसएडवांटेज या चैलेंजेस, उसके बाद हम लोगों ने सुपर कंप्यूटर देखा, पूरा डिटेल में देखा सुपर कंप्यूटर इंडिया का, वर्ल्ड का, उसके बाद कौन सी एजेंसी इंप्लीमेंट कर रही है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन क्या है, उसके चैलेंजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या है, उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी देखा, उसके बाद हमने साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया देखा। अब हम लोग लास्ट देखते हैं लॉज रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन कौन से लॉ हैं। तो इसमें हम लोग 2 लॉ देखेंगे और एक तीसरा जो है मैं वो उससे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे पहला आईटी एक्ट 2000 यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये बेस एक्ट है, यानी कि सबसे मेन यही एक्ट है इंडिया में साइबर सिक्योरिटी के लिए। और दूसरा है नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 का। तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रोविजंस देखते हैं। The Act regulates the use of computer network data and information in electronic format. The Act lists the following as offences: tampering with computer source document, hacking a computer system, accessing a system without intention of defying identity sovereignty of a country। और सेक्शन 66A जो है उसे फिर स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2015 में श्रेया सिंघल केस में, जो हम लोगों ने पॉलिटी में ऑलरेडी पढ़ लिया है। 66A जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो पनिशमेंट था उससे रिलेटेड था, और जो सेक्शन 66 है आईटी एक्ट का उसमें कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंसेस डील किए गए हैं, और ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट था। इसीलिए श्रेया सिंघल केस में 2015 में इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये बहुत सिंपल है, टू क्रिएट साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम, कॉन्फिडेंस अमंग गवर्नमेंट बिजनेसेस, मैकेनिज्म अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, ये सब है इसमें। उसी तरह से एक है हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स, ये है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स, ये है 2021 में आया था, और इसका काम है सोशल मीडिया से रिलेटेड रेगुलेशंस या फिर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। तो ये टोटल 3 हम लोगों ने इसमें पढ़ा जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लॉज या रूल्स है। पहला तो हमने पढ़ा कि आईटी एक्ट 2000, दूसरा हमने पढ़ा कि साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, और एक है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स, जिसमें सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें हैं कि सोशल मीडिया को कैसे काम करना चाहिए। उसी तरह से उसके पास सोशल मीडिया के पास एक अपीलेट मैकेनिज्म होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन या गवर्नमेंट अपील करता है कंटेंट से रिलेटेड तो उसे कंटेंट को कैसे रिमूव किया जाएगा, या फिर उसके अगेंस्ट कैसे अपील होगा, इंडिया में उसके लिए कौन डिप्यूट होगा। ये सब जो रिक्वायरमेंट्स है, या फिर जो एज रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट होता है कि यूनिवर्सल या फिर 13 ईयर एंड अबव के लिए, 16 एंड 18 ईयर अबव के लिए वो कंटेंट कैसे रेगुलेट होगा, ओटीटी से कैसे रेगुलेशन होगा, और जो सोशल मीडिया में है वो कैसे रेगुलेट होगा, ओटीटी वाला कैसे होगा, ये सारे कुछ से रिलेटेड जो रूल्स है वो है सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स 2021। तो आप लोग इसे भी बस समरी टाइप से लिख सकते हैं एग्जाम में कि हमने 3 एक्ट पढ़ा है, आईटी एक्ट 2000, साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी जो है 2013 का, और सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रूल्स जो है वो 2021 वाला। अब हम लोग देखते हैं चैलेंजेस टू साइबर सिक्योरिटी। लैक ऑफ प्रॉपर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इंडिया के पास उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और उतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए लैक ऑफ अवेयरनेस है। साइबर स्पेशलिस्ट कम है हमारे पास। इंक्रीज इन यूज़ ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। इनहेरेंट वल्नरेबिलिटी रहती है। साइबर स्पेस बाय द टेररिस्ट का यूज़ हो रहा है। रिसेंट स्टेप बाय गवर्नमेंट एंड वे फॉरवर्ड। तो साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है, और अभी जो हम लोग इसमें बहुत रिसेंट का एग्जांपल लिख सकते हैं कि जो अभी हम और आप जो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें जब हम लोग कॉल लगाते हैं तो जो कॉलर ट्यून सुनाई देता है तो उसमें गवर्नमेंट एक अलर्ट मैसेज दे रही है। उसी तरह से गवर्नमेंट ने एक मोबाइल नंबर निकाला है 1930। ये एक मोबाइल नंबर है या फिर एक नंबर है जिस पर अगर हम कॉल करते हैं तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, या फिर हम लोग इससे कंप्लेन कर सकते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया है। बॉट रिमूवल टेक्निक लाया गया है। ये सारे स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले रही है। आरबीआई टाइम टू टाइम एडवर्टाइज करती है, मोबाइल में मैसेज भेजती है कि कैसे हमें बचना चाहिए साइबर फ्रॉड से।
तो ये सारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। बस एक टॉपिक बचा है नैनो टेक्नोलॉजी, उसका नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया है। कल हम लोग एक मास्टर वीडियो देखेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे 60 डेज़ में हम लोग 17 बीपीएससी मेंस की तैयारी कैसे कर सकते हैं। और परसों से हम लोग हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करेंगे, जो कि 28 फरवरी से पहले हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक द पीसीएस स्टडीज़ में इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है। इससे के लिए 2 मास्टर वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैंने नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। उसी तरह से करंट अफेयर्स से रिलेटेड सारा नोट्स मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, और उससे कैसे पढ़ना है यूट्यूब से या फिर गूगल से, वो सारा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया। विजन पीटी 365, मेंस 365 मैंने अपलोड कर दिया है, जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो आप इसे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। द पीसीएस स्टडीज़ में जुड़ने के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।